इसके पहले कि मैं यहाँ पे बेगम जैदी की बेटी शमा जैदी जी को और उनकी नवासी शैली को बुलाऊं जो कि आपसे बात करें और आपका धन्यवाद करें, आज की आखिरी परफॉर्मेंस के लिए मैं यहाँ पे आखिरी पेशकश के लिए दोस्तों, जो कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था आज़र का ख्वाब, सन 56 में ही बेगम जैदी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फेमस प्ले पिग्मेलियन जो उन्होंने 1912 में लिखा था उसका अडेप्टेशन किया था और उनका सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला नाटक बन गया था। ये हिंदुस्तान भर में तमाम लोगों ने इसे किया है, तमाम अभिनेताओं ने, तमाम निर्देशकों ने। ये नाटक जिन लोगों को ना पता हो, ये हज्जो नाम की एक ऐसी जाहिल फूहड़ लड़की की कहानी है। एक 18-19 साल की लड़की की कहानी जो अमरूद बेचती है दिल्ली की दरगाहों के आसपास और न कभी नहाती है न कोई ज़बान ढंग से बोल पाती है। मगर ऐसे में एक प्रोफेसर आज़र जो एक लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं वो सामने आते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर ज़बान सिखा दी जाए तो सब कुछ आ सकता है इंसान को, और अगर इसने ज़बान सीख ली तो ये तो किसी बेगम से भी ऊपर निकल सकती है। और वो इस बात की शर्त लगाते हैं अपने दोस्त फरहद से, और इस शर्त के लगते ही और उनकी ज़िंदगी में इस लड़की हज्जो के आते ही चीज़ें बदलने लगती हैं, कहानी मोड़ लेने लगती है। कुछ चीज़ें सुलझती हैं तो कुछ उलझने ही लगती हैं। इस नाटक को सबसे पहले दिल्ली में खेला गया था सन 62 में। आज तक तमाम बार खेला गया है, मगर हमें बड़ी खुशी की बात है, जैसे मैंने कहा आपसे, कि पहली हज्जो हिंदुस्तान की सलीमा रज़ा जी हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, सलीमा जी प्लीज़ कम टू द स्टेज। उसके बाद में मैं चाहता हूँ एक एक करके हज्जो आती रहेंगी, लेकिन पहले तीनों हज्जाओं से आपको मिला दूँ। उसके बाद में 80s में लुबना सलीम ने ये किया था आदरणीय दिनेश ठाकुर जी के निर्देशन में बम्बई शहर में, और उसके बाद में लुबना की शादी के बाद हमारे बीच में प्रीता माथुर ठाकुर जी बैठी हैं, इन्होंने हज्जों का रोल किया था। तो और हज्जो हम चाहते थे कि स्टेज पे आए वो, जो कि एक तो गीता काक जी जिन्होंने कि बनराज साहनी साहब के साथ जो करती थी, लेकिन उनको आज ही सुबह जाना था अपनी न्यू ईयर्स की छुट्टी पे, और क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक प्रोडक्शन किया था तो मैं चाहता था लेटेस्ट हज्जो भी आपके सामने आती, लेकिन उसके घर में भी कोई शादी थी अमृतसर में तो उसे भी जाना पड़ा। तो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू ऑल दीज 18-year-old हज्जो। और यहीं से शुरू करते हैं हम पहली हज्जो के साथ। अब ये हुआ यूँ है, जैसा मैंने आपसे कहा कि दरगाह के पास में उसको ये प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर के दोस्त मिले और ये शर्त लगी, और उसने भी बातचीत सुनी कि ये शर्त लग रही है मेरे बारे में कि मुझे ज़बान सिखाई जा सकती, मेरा कुछ बनाया जा सकता है और मैं बेगम बन सकती हूँ। अगले दिन वो किसी तरह प्रोफेसर साहब के घर पे हाजिर हो जाती है लड़की। अब यहाँ से प्रोफेसर उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं और क्या होता है ये होने जा रहा है, क्योंकि मेरे नाटक में करने वाले बड़ी देर से पहुँचे हैं, इसलिए मैं ही यहाँ पे क्यूज़ देता रहूँगा। घर पे पहुंची है, बाहर लड़की खड़ी है और अन्ना भी जो घर का कामकाज देखती हैं वो आके अनाउंस करती है। मैं अन्ना भी, सारे बाकी जो किरदार हैं वो आप लोग समझते रहिएगा। अन्ना भी आके अनाउंस करती हैं, आज़र मियाँ लड़की हाजिर है। अरे ये तो वही लड़की है, इसकी बोली तो मैं अपनी नोटबुक पे लिख चुका हूँ। जाओ जाओ दुकान बढ़ाओ, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। जवान संभाल के बात करा, पहले से धक्का बता दो। अरे कहीं सुन तो लियो कि हम कहाँ आए, का तुम इनका बता दो कि हम गाड़ी में आए हैं। मोटर गाड़ी में आओ या हवाई जहाज में, आज़र मियाँ को इससे क्या लेना देना। अरे वाह, लौंडा पढ़ाई पर दिमाग है, जब कहीं कलेक्टर वलेक्टर होता तो जाने क्या करता। सुन लियो जी कान खोल के, हमको भीख वीख मांगे नहीं आए हैं, मजूरी देके पर दाम देके काम कराए आए हैं। तुम न सही कोई और से जी का दाम देवा उसे काम देवा, तुम न सही कोई और से ची का दाम देवा उसे काम लेवा। क्या बकबक लगा रखी, बदतमीज। जरा आपने कहते देखो, अति तमीजदारों के मेहमानों से नहीं कहा जाता कि बच्चा। फरहद साहब क्यों, क्या ख्याल है, इस गठरी को बैठने के लिए कहा जाए या उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया जाए? तुमने ऐसी की तैसी, खबरदार जो हमका हाथ लगाए तो
जवान सवाल के बात करा, खबरदार झोंका गठी उठी कह दे। पल्लन माँ दाम लेके आए। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आप क्या चाहती हैं। हम चाहते हैं बेगम साहब बनना। जब तक हम बेगमन की ऐसी फोकी फोकी बोली न बोल पाई बा, हम लोग बेगम में नहीं है कौन। मुलम दाम दे के सिब्बा मुफ्त में नहीं सिब्बा। बोलो क्या दाम लोगी? हाँ, अब दिमाग ठीक भवा ना। अरे हम तो पहले जानत रहे कि जस पैसे का नाम सुनिए तस पैसे ही चाहिए। पैसे में बड़ी ताकत होते, हम तो जानत रहे। बैठ जाओ। तुम तो आज कहा तो जैसे हम पे कौन आसान किए थे। तो मैंने कहा ना बैठ जाओ। खाए दे हमका। नहीं देखिए आप तशरीफ रखिए। हाँ बैठ। हम खूब जानत हैं कि कितना पैसा दिया जाता है। हम रीत से ही रही और कुरान शरीफ पढ़त रही और मौलवी साहब तो 5 रुपया महीना पर देते रही और मौलवी साहब भी मक्के शरीफ के रहे निकाले सही है। और उर्दू का कमाई तो हम भी अपनी जबान है, हम बस महीना पर 4 रुपया देवा न टका कम न टका क्या नाम क्या है तुम्हारा? हज्जो। बाप का नाम? है। तो तुम्हारा पूरा नाम होगा हाजरा। हाँ। हाजरा मक्की की रोटी शेर भर हाजरा। सर नहीं आने बच्चन की तरह बातें कर। चलो अब मामले की बात करो। कितनी रकम दो? अरे खूब जाना थे कितना दिया जाते। हम कहा ना भी एक सहेली मौलवी साहब पर कही और मौलवी साहब का 5 रुपया महीना पे दे गई तो उर्दू तो हम 4 रुपया महीना दे बस। अच्छा एक बात कहूँ, अगर आप यूं हिसाब लगाएं कि 4 रुपए इस लड़की की आमदनी का चौथा हिस्सा है, तो एक मालदार की आमदनी का चौथा हिस्सा तो हजारों रुपए हुए। इतनी बड़ी फीस आज तक मुझे किसी ने नहीं दी है। इतना रुपया अपने पास नहीं ना। हाँ अपने पास 1000 रुपया नहीं ना। बकवास। मगर अपने पास नहीं ना। ये तो हमारे बाबा हुई है। क्यों एक साथ चिल्ला जा रही हो? तुम्हारे पैसे का कोई हाथ नहीं लगा रहा है यहाँ से। अगर तुमने बेटा सोए भाई दूंगा 2-4 हाथ। बेशस बरक भावेला। बाबा की तरह चिल्लाते अपने ऊपर। आज़र, मुझे हाजरा बेगम की तजवीज़ से दिलचस्पी पैदा हो गई है। अगर तुम उन्हें वाकई वाइसराय की पार्टी में कामयाबी के साथ ले जाओ तो मैं तुम्हें अपना उस्ताद मान लूँगा और इस तजर्बे का सारा खर्च मेरे ज़िम्मे रहा। हाजरा बेगम की तरफ से फीस मैं दूंगा। अल्लाह तुम तो बहुत अच्छे हो। अल्लाह तुमको बहुत सारा दे। पेशकश दिलचस्प है, इसका गंवारपन हद दर्जा दिलावेज, इसकी खलासत बेहद। तुम कहोगे कि हम गलीच हैं। यहाँ में तो पहले हम खूब मन के अच्छा होगा रहा। रोज ऐसे मौके नहीं मिलते। पर साहब मैं इस खलीज छछूंदर को बेगम बनाकर दिखाऊंगा। तो जवान मक्की 6 माह के अंदर से बेगम बनाकर बड़ी से बड़ी महफिल में ले जा सकता हूँ। अब आज से शुरू करें। इसी वक्त अन्ना भी इसे ले जाइए और इसे साफ करके लाइए। अगर साबुन से साफ ना हो तो सोडे से कीजिए। क्या चूल्हे में आग है? जी है। मगर क्या मतलब? इसके सारे कपड़े उतारिए और उन्हें जला दीजिए। फोन करके नए कपड़े मंगवाइए और जब तक कपड़े ना आ जाए इसे अखबार के कागज में लपेट के रखिएगा। तुमका कौन शरीफ कहिए? हम शरीफ चाहता हूँ यार। तुम जैसे बाबन का खूब अच्छी तरह जाने दे। टीमा मिला गए तुमका। हासिल यार सितम करते हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि इस लड़की के भी कुछ जज्बात होंगे? जज्बात? इसके क्या जज्बात होंगे? या कम से कम ऐसे तो नहीं हो सकते जिनकी परवाह की जाए। क्यों हज्जो? तुमने मन में चोट लग सके थे, मन में नहीं।
कहानी आगे बढ़ती है और होता यूँ है कि अब हज्जो काफ़ी कुछ सीख जाती हैं आज़र की मेहनत से, और सीखने के बाद टेस्ट के लिए हज्जो उनको अपनी फूफी अम्मा के घर ले जाते हैं, उन फूफी अम्मा के घर जिन्होंने उनको अपने बेटे की तरह पाला। तब जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ फूफी अम्मा मौजूद है, फूफी अम्मा के कुछ मेहमान मौजूद हैं, और हज्जो वहाँ आती हैं, यहाँ बीच वाली सीट पे बैठेंगी, और ये फूफी जो है वही आपके सामने बैठी हुई है मर्दाने लिबास में। जिंदगी भर हमेशा शेक्सपियर के समय से आदमियों ने औरतों का रोल किया है, तो आज फिर वही होने जा रहा है यहाँ पे पेज नंबर 27 पर। और मैं बीच में सिर्फ आज़र की जगह कुछ एक आध खांसते खखाने के लिए बैठा हूँ। वो आगे आदाब अर्ज करती हूँ बेगम साहिबा। जी तेरा। और मुआफी चाहती हूँ कि बिला इजाजत हाजिर हो गई, मगर आज़र साहब ने कहा था इसमें कोई मुजायका नहीं। आज़र ने बिल्कुल ठीक कहा। बैठो बैठो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बैठो। इनसे मिलो, ये है फरज साहब। मिजाज अली। बेगम हाजरा, आपको देखकर मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कम से कम आपकी आंखें तो मेरी देखी हुई हैं। जी आदाब। ये मेरा लड़का है फरीद। मिजाज शरीफ। और क्या अब याद आया, उस ससुरे मेरे आज़र जुबान जुबान, अब कम से कम उस मेज पर रहम फरमाइए। माफ कीजिएगा फूफी। हाजरा बेगम, आपको क्या लगता है कि आज मौसम में बारिश होगी या नहीं? उमस तो है, मगर बारिश के कुछ आसार नहीं, कम से कम फिलहाल तो नहीं। बहुत खूब। क्या बात है, शर्तियाँ कह सकती हूँ कि मैंने एक एक लफ्ज सही कहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे अचानक मौसम में तब्दीली बहुत नुकसानदेह हो सकती है। सर्दी जुकाम का अंदेशा रहता है। आप दुरुस्त फरमाती हैं। मेरी एक फूफी थी, जानहार को यही नजला जुकाम ले गया। ईमान की पूछो तो दुखिया को चलता कर दिया। चलता कर दिया? सच अर्ज कर रही हूँ, और आप ही इंसाफ फरमाइए कि भूला कोई नजले जुकाम से मरता होगा। गरीब किन किन कोड़ों से तो बेबच निकली, बस उस जुकाम ने धर लिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बेसुध पड़ी थी। अब्बा ने उनके हलक में ब्रांडी उड़ेलना शुरू कर दी। अब जो होश आया तो ब्रांडी, बुढ़िया तो चम्मच तक निकल गई। तौबा तौबा। फरमाइए कि ऐसी हट्टी कट्टी औरत जुकाम से भी खत्म हो सकती है। पर आज तक ये पता न चल सका कि उनकी हंसली किसने उड़ा ली। आखिर मुझे ही तो मिलती। मेरा तो ख्याल है जिन्होंने उन्हें चलता कर दिया, उन्होंने वो हंसली हटा ली होगी। ये चलता कर दिया का क्या मतलब? ये जदीद तर्ज की रस्मी गुफ्तगू है। इससे मुराद है इनका कि उन्हें मार डाला गया। अच्छा अच्छा। तो बेगम हाजरा, आपका ख्याल है कि आपकी फूफी को जहर दे दिया गया महज एक हंसली की खातिर? कुछ मत पूछिए, जिन लोगों के साथ वो रहती थी वो हंसली तो हंसली, एक चांदी की बिच्छू की खातिर उन्हें जहर दे देते। लेकिन तुम्हारे वालिद ने ये बुरा किया जो इस कदर ब्रांडी उन्हें पिला दी। वो तो बेचारी उसी से मर गई होगी। अब्बा खुद जो पीते हैं, इसीलिए जानते हैं कि कितनी फायदेमंद चीज है। अल्लाह, तो तुम्हारे अब्बा पीते हैं? कोई ऐसी वैसी? तुम्हें तो बहुत तकलीफ होती होगी। जरा सी नहीं, अब रोज रोज थोड़े ही पीते हैं, बस तीसरे चौथे रोज। और पीने के बाद तो अब्बा बड़े खुशमिजाज हो जाते हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जान जान कर अपने हुस्नों को पिलवाती हैं। दरअसल बात यह है कि जिनका ज़मीर जरा बेदार रहता है, न पिए तो अफसुदा रहते हैं। थोड़ा सा पीना पिलाना उनके ज़मीर को थपक कर सुला देता
इस जदीद तर्ज की रस्मी गुफ्तगू पर आपको किस कदर महारत हासिल है? तो महारत तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हंसी उड़ाई जाए। क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहना चाहिए थी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। खुदा का शुक्र है, मैं तो हमेशा यही अब मुझे इजाजत दीजिए बेगम साहिबा, मेरा शुक्रिया कबूल फरमाइए और इजाजत दीजिए। आदाब बजा लाती हूँ, आदाब अर्ज करती हूँ। नमस्ते दीनदयाल साहब। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज, आदाब अर्ज। आप पैदल ही जा रही हैं? ससुरी टैक्सी का है कौन? कैसा तो ये था हज्जों का पहला इम्तिहान, जिसे हज्जो पार करती है, पास करती है, और फिर उसको फाइनल एग्जाम के लिए ले जाया जाता है वाइसरॉय की पार्टी में। और वाइसरॉय की पार्टी से जब वो लोग जीत के निकलते हैं तो हज्जों की जीत में हज्जों को भुलाया जाता है, और फरहत साहब और आज़र साहब अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। और लड़की वहाँ सिर्फ इस तरह खड़ी रहती है जैसे कि आज से वो सिर्फ वो वॉलपेपर इंसान नहीं है। और ऐसे में हज्जो बाकायदा अपनी बात करके आज़र साहब के, प्रोफेसर आज़र के मुंह पे अपनी उनकी चप्पलें मार के घर छोड़ के चली जाती है। और वो अब जब वो चली जाती है तब उसकी कमी खलती है, और आज़र साहब उसको ढूंढते ढूंढते अपनी फूफी अम्मा के घर पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और फूफी अम्मा के घर जाते हैं, काफ़ी रोते हैं, वो कहाँ चली गई, क्यों चली गई। और फूफी अम्मा उनको डांट के बताती हैं, अच्छी बात चली गई क्योंकि तुमने 6 महीने मेहनत तो उसने भी की थी ना जितनी तुमने की थी, और उसके बाद में तुम उसको भूल गए थे अपनी जीत में। उस दिन वो तुम्हारी जीत हो गई, उस दिन तुम सिर्फ एक पिग्मेलियन बन गए, उस दिन तुम आज़र बन गए, उस दिन वो संतराश बन गए। उसमें उस पत्थर का तो कुछ गुण ही नहीं रहा जिस पत्थर से तुम मूर्ति तराश सके थे। और अब जब सब बातें हो जाती हैं तब फूफी अम्मा कहती हैं कि वो असल में रात में यहीं आ गई थी और यहीं ऊपर है। और अब आज़र साहब उसका बड़ी बेसब्री से जाकर बुलवाइए ना उसको, बुलवाइए ना उसको, बुलवाइए ना उसको। और वो आने को तैयार नहीं है, और आज़र साहब बेचारे बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ फारत हो गई ये कमबख्त हज्जो, अब बेगम साहिबा के इंतजार में मैं यहाँ घंटों बैठूंगा। मिजाज आली प्रोफेसर साहब, आप अच्छी तरह करना। अच्छी तरह जरूर अच्छे होंगे, आप तो कभी बीमार नहीं होते। आपसे मिलकर बेहद मसरत हुई। आज मौसम बहुत खुशगवार। मेरी बिल्ली और रुचि से म्याऊं, हमने ही तो तुम्हें ये सब सिखाया और हम ही पे आजमाया जाएगा। फौरन रहो, सीधे से घर चलो, कभी कहेंगे। जब आपका तजुर्बा मुकम्मल हो जाएगा तो क्या आप मुझसे ताल्लुकात खत्म कर देंगे? आप इसे तजुर्बा क्यों कहती हैं? मुझे दुख होता है। मैं तो महज रास्ते की एक कंकरी थी जिस पर आपने अपना तजुर्बा किया। अल्लाह ऐसा मत कहिए। फरहत साहब, मैं आपकी इनायतों का जवाब उम्र भर न दे सकूंगी। अगर आपने मुझे भुला दिया तो मेरा दिल टूट जाए। खाजा बेगम, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। फरहत साहब, ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपने मुझ पर बहुत सा रुपया सर्व किया, तो फितरतन फैयाज हैं। मैं तो इसलिए ये कह रही हूँ कि अच्छे तौर तरीके मैंने आपसे सीखे। हकीकत यह है कि बेगम आपने मुझे बनाया। सिर्फ प्रोफेसर आज़र की मिसाल मेरे सामने होती तो क़यामत तक बेगम न बन सकती। मैं भी बस इन्हीं की तरह होती, न ज़बान न हाथ पैर काबू में, ज़रा सी बात पर गालियों में उतर आया करती। अगर आपकी मिसाल मेरे सामने न होती तो मुझे कभी मालूम न होता कि शुरफा का चलन किस शुरफा की बच्ची। सुनिए, ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो इस आज़र का तरीका है, इसका कोई खास मतलब नहीं हुआ करता है। जी, जब मैं तरकारी बेचा करती थी और बार बार में गाली गलौज पर उतर आती थी तो मेरे को खास मतलब नहीं होता था, वो मेरा तरीका था। फरहत साहब, यही तो असली बल है। मगर ज़बान तो तुम्हें आज़र नहीं सिखाई, मैं ना सिखा सकता। ज़बान सिखाना इनका पेशा था, दूसरे फनून की तरह ये भी उनका फन था। उन्होंने मुझ पर ही कौन सी नाक कर दी। नाशुक्र,
दूसरे फनून की तरह जबान सिखाना भी एक फन है। मैं तो खैर सला मेरी असली तालीम तो आपने की फर्ज साहब। वो कैसे? आशा जब मैं पहली दफा कूचा चीलान में पहुंची तो आपने मुझे हाजरा बेगम कहकर मुखातिब किया। वो मेरा पहला खुददारी का सबक था और इस किस्म की सैकड़ों छोटी छोटी बातें जिन पर शायद आपने गौर नहीं किया, क्योंकि ये सब तमीज़ की बातें तो आपकी आदत में शामिल हैं। मसलन किसी को आते देखकर खड़े हो जाना। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। ज़रूर है फरहत साहब। इन्हीं बातों से मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी इज्जत करते हैं, मुझे महज एक जलील कुंजरन नहीं समझते हैं। गोया कि मैं तो चाहती हूँ कि आप किसी को जलील नहीं समझते, अदना से अदना की इज्जत करते हैं। मगर इनमें और आप में यही फ़र्क है। दरअसल तो बेगम और शमारी में भी, बेगम और कुंजरन में भी कोई फ़र्क नहीं, बस हाँ उतना ही जितना कि लोग समझेंगे। मैं आज़र के लिए हमेशा कुंजरन रहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा कुंजरन समझा, मगर आपके लिए बेगम, क्योंकि आपने मुझे हमेशा बेगम समझा। अच्छा बेगम, ये सब आखिर आप आज़र को इन्हीं की ज़बान में जवाब क्यों नहीं देती? अब नहीं दे सकती, अब नहीं दे सकती, कभी दे सकती थी लेकिन अब नामुमकिन है। आपको ज़रूर याद होगा आपने एक दफ़ा कहा था कि जब कोई बच्चा किसी अजनबी मुल्क में जाता है तो वहाँ की ज़बान सीख लेता है, अपनी ज़बान भूल जाता है। मैं भी आपके देश में उसी बच्चे की तरह हूँ जो अपनी ज़बान भूल चुका है और सिर्फ आपकी ज़बान बोल सकता है। ऊंचा चिलान छूटे तो छूटे, ये ज़बान नहीं छूट सकती। दोस्तों, कहानी और आगे बढ़ती है। अब फरहत साहब, पुपी अम्मा वगैरह वगैरह सब लोग छोड़ के मियाँ आज़र को और हज्जो को चले जाते हैं और हज्जो और आज़र अकेले रह जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, बात कहाँ तक पहुँचती है, वो एक बार आप कुछ ऐसा ही सुन चुके हैं, अब दोबारा सुनिएगा। ये क्लाइमैक्टिक आखिरी सीन लुबना सलीम से, और इसमें लुबना ने थोड़ा सा, इसमें राइटर की बेटी हैं इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इसमें राइटिंग का भी एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स को निकाल के उसको एक मोनोलॉग में तब्दील किया है, इस क्लाइमैक्टिक स्पीच। हाय जालिम, तुम किस कदर बुरे हो। किसी भी लड़की का दिल यूं मरोड़ सकते हो गोया उसकी कलाई है। ठीक ही तो कहती है अन्ना भी, वो भी 20 बार तुम्हें छोड़कर जाने की हुई मगर तुमने आखिरी वक्त में उन्हें बहला लिया। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हें उनका जर्रा भर भी ख्याल नहीं है और ना ही मेरा। मैं खूब जानती हूँ तुम्हें, मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं है तुम्हें आज़र। काश मैं अपनी तरकारी की टोकरी पर वापस जा सकती, तो फिर मैं तुम्हारी दस्ते नगर न रहती। आज़र, क्यों तुमने मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली? हाय, मैंने उसे क्यों जाने दिया? अब मैं कैदी हूँ इन हसीन कपड़ों की, इन जरूरियात जिंदगी की जिसकी मुझे आदत हो गई है। मैंने तुमसे किसी किस्म के जज्बात की तमन्ना नहीं की आज़र, और तुम अपने और मेरे बारे में किसी तरह बढ़ बढ़ कर मत बोला करो। अगर मैं चाहती तो तुम्हें उंगलियों पर नचा सकती थी, तुम्हें जलील करके अपने कदमों पर गिरा सकती थी, मगर नहीं। मुझे बाज बातों का तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है। तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो क्या हो, मेरी तरह की लड़कियां मर्दों को खराब व खार कर सकती हैं, रायाकारी बरत सकती हैं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज़र, मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत की तरफदार हूं। मैं जानती हूँ कि मैं एक जाहिल लड़की हूँ और तुम एक आलिम इंसान, मगर मैं तुम्हारे पांव तले की मिट्टी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खातिर किया, जेवर कपड़े की खातिर नहीं किया, उस मसरत की खातिर जो हमें एक जगह रहकर हासिल हुई।
मैं तुम्हारे पास रही कि तुम्हारी देखभाल कर सकूं, तुमसे इश्क लड़ाने नहीं रही थी। मैं ये भी कभी नहीं भूली कि मुझ में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। जो इल्म तुमने मुझे दिया है ना आज़िर, तुम उसे मुझसे कभी नहीं छीन सकते। तुम खुद कहते हो मेरे कान तुमसे बेहतर है, मैं लोगों से तमीज से बातें कर सकती हूँ, तमीज से बातें कर सकती हूँ आज़िर, जो हुनर तुम में नहीं। तुमने जुल्म और तसद्दुद की तो ऐसी की तैसी, मैं अखबारों में दे दूंगी कि तुम्हारी बनाई बेगम एक मामूली सब्जी बेचने वाली लौंडिया है, और अब ये खुद किसी को भी 6 महीने के अंदर बेगम बना सकती है, जिसका मुआवजा सिर्फ 1000 होगा। तब ये ख्याल आता है कि मैंने तुम्हारी किस कदर ज़्यादतियां सही तो अपना मुंह पीट लेने को जी चाहता है। आज़िर, मैं तुमसे नहीं डरती और अब तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। I request all the 3 Hajjos to come on stage, please. सलीमा रजा जी, प्रीता जी, लुबना। दोस्तों, प्रीता जी और लुबना का परिचय देना तो मुंबई शहर में और चौपाल में बेकार है। मैं ना आपके कान और ना अपनी ज़बान में बिला वजह खर्च करना चाहूँगा, लेकिन सलीमा रजा जी के बारे में बिना बोले मुझसे नहीं रहा जाएगा। इसलिए नहीं कि ये यहाँ सबसे सीनियर एक्ट्रेस हैं और जिन्होंने सन 58 में, यानी मेरे पैदा होने के पहले ही, दिल्ली थिएटर आर्ट्स के साथ किए गए अपने पहले नाटक कंजूस में देश का सबसे बड़ा थिएटर एक्टिंग का अवार्ड जीत लिया था। इसलिए भी नहीं कि दिल्ली नाट्य संघ से जुड़ी रही हैं और यात्रिक संस्था की संस्थापक सदस्य रही हैं। इसलिए भी नहीं कि दुनिया भर में इन्होंने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में तमाम नाटक किए हैं, 2500 नाटक किए हैं। इसलिए भी नहीं कि बम्बई की ललित दुबे के साथ इन्होंने आत्मकथा में मेन रोल किया, या अमाल अलाना के साथ 4 चौगी, अरिंदरा, सोनाटा, नटी बिनोदरी जैसे नाटक किए, बल्कि इसलिए कि मेरा इनका एक बड़ा पुराना जाति और पारिवारिक रिश्ता है। सलीमा जी के पिता कॉमरेड ज़ैड अहमद साहब जब यूपी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे मेरे पिता कॉमरेड शंकर दयाल तिवारी। इनकी माँ हाजरा आपा की गोद में अगर मैं खेला हूँ तो मेरे पिता को सलीमा आपा राखी बांधा करती थी। तो ये मेरे पिता की बहन है और इन्होंने फूफी अम्मा, मेरी फूफी अम्मा, और इन्होंने अपनी 2 खालाओं के ट्रेडिशन को जिस तरह से आगे बढ़ाया है और चलाया है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अभिनेत्री जोहरा सहगल जी की और उजरा भट्ट जी की, जो इनकी सगी मौसियाँ हाजरा, जोहरा, उजरा, ये 3 बहनें हुआ करती थी। उस खानदान से इनका ताल्लुक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू दीस हजोस एंड स्पेशली माय